अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान के दौरा कराची की। वजीर आजम कल शहर कायद पहुंच रहे हैं। एक रोजा दौरे में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान सनतकारों और ताजरों से भी मुलाकात करेंगे। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा वजीर आजम के शेड्यूल की क्या तफसीलात हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक अहम दौरा है जो कि उस वक्त ये दौरा किया जा रहा है जब कराची की सूरत हाल बारिशों की वजह से काफ़ी संगीन है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, बेसिकली कराची के लोगों के मसाइल के हल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया गया है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म को अदराक है कि कराची के लोग इस वक्त मसाइल से दो चार हैं। कोरोना के बाद अब बारिशों की वजह से भी काफ़ी मसाइल हैं। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला किया है कि खुद कराची जाएंगे और कराची के अवाम को रिलीफ देने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया जाएगा। कल दिन 12:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म कराची पहुंचेंगे। 1:30 बजे गवर्नर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर-ए-आज़म ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान भी करेंगे। 4 बजे स्टॉक एक्सचेंज का वज़ीर-ए-आज़म दौरा करेंगे, जहां पर अहम मुलाकातें होंगी सनतकारों से, ताजरों से और कारोबारी शख्सियात से। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान ये बताया गया है कि इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध से भी मुलाकात होगी। गवर्नर सिंध उनको कराची के मसाइल के हवाले से ब्रीफ करेंगे। और कल कराची के लिए वज़ीर-ए-आज़म एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जिसका काफी दिन से इंतजार था कि वज़ीर-ए-आज़म खुद जाएंगे और ऐलान करेंगे। तो कल वज़ीर-ए-आज़म का कराची का दौरा इस हवाले से ठीक है, कराची वालों को भी बहुत तवक्को है इस दौरे के हवाले से। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अब्बास। और ऐसे में वज़ीर आज़म कल कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान करेंगे, जिसमें 800 अरब से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे शामिल होंगे। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में कौन कौन से मंसूबे शामिल होंगे? देखिए, इस प्लान में मजमूई तौर पर 24 तरक्याती मंसूबे हैं और उन पर 802 अरब रुपए लागत आएगी। कुछ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अब तक 47 अरब 18 करोड़ खर्च भी हो चुके हैं। और नए बजट जो ऐलान किया गया था इस माली साल का, उसमें 31 अरब 99 करोड़ मुख्तस भी किए गए थे। लेकिन 723 अरब रुपए मजीद दरकार होंगे जो इन मंसूबों पर खर्च होंगे। सबसे ज्यादा कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम के मंसूबों पर 447 अरब 43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और 300 अरब रुपए मालियत का जो कराची सर्कल रेलवे मंसूबा है वो भी इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। और कराची सर्कल रेलवे के लिए 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत फराहम करेगी। और साथ ही साथ 8 ऐसे मंसूबे हैं जिनका तखमीना जो है, जो सीवरेज के मंसूबे हैं उन पर 162 अरब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 मंसूबे हैं उन पर 14 अरब 86 करोड़, इसी तरह वाटर ड्रेनेज के 2 मंसूबे हैं उन पर 4 अरब 70 करोड़ लागत आएगी। और सड़कों की तमीर और मरम्मत के हवाले से भी तकरीबन मंसूबों पर जो लागत का तखमीना है वो 62 अरब 30 करोड़ पे लगाया गया है। तो मास ट्रांजिट सिस्टम के मंसूबों के लिए बजट में 32 अरब रखे गए हैं, लेकिन इस पर मजमूई तौर पर 432 अरब मजीद दरकार हैं। तो मजमूई तौर पर 24 मंसूबों के लिए 802 अरब रुपए का ये प्लान तजवीज़ किया गया है, जिसका कल ऐलान मुतवक्किल है। जी ठीक, शकील हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल दोपहर कराची पहुंच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान वो लेकर आएंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि इस प्लान से कराची में कुछ तब्दीली आएगी। मास ट्रांजिट के 6 मंसूबों का ऐलान किया जाएगा और साथ ही साथ सिंध हुकूमत कराची सर्कल रेलवे के लिए 50 अरब रुपए देगी। सीवरेज के 8 बड़े मंसूबों का तखमीना 162 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, तरक्याती मंसूबों पर 802 अरब रुपए खर्च होंगे। सिंध हुकूमत कैसा देखती है इस फैसले को और इस पैकेज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा पैकेज है, बहुत ही अच्छा फैसला है अगर अमल में लाएं तो। क्योंकि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें, जो पुराना हमसे वादा किया था वजीर आजम पाकिस्तान ने 162 बिलियन का, वो भी अभी तक उस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। और साथ में जो 250 बिलियन हमारा सिंध का शेयर 2 सालों का अभी तक रहा हुआ है, तीसरा साल फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वो भी रहा हुआ है। तो बातें बहुत अच्छी हैं, बातें बहुत पसंद आ रही है हमें, पर हमें नहीं पता कि अमल में आएंगी या फिर एक और यू टर्न हो जाएगा। जिस तरह से डेट चेंज हो जाती है कराची आने की पीएम साहब की, तो फिर से कहीं फैसला भी ना चेंज हो जाए। और साथ में क्या, कराची जो है ठीक है, अच्छा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है सिंध सूबे की, पर बाकी जो अजला हैं, बाकी जो मेगा सिटीज हैं, सक्खर है, हैदराबाद है, हमारे सिंध के जो बाकी अजला हैं, उनके शहर हैं, क्या वो नजर नहीं आते इमरान खान साहब को? सिर्फ क्योंकि उन्होंने वहां से कोई सीट नहीं उठाई, सिर्फ क्योंकि उनका वहां पर कोई फ्यूचर इलेक्शन में कोई इनको रोल नहीं नजर आता कामयाबी का, तो क्या वो बाकी सिंध को भूल गए हैं? 70% सिंध आपकी नजर में नहीं है, एक शहर आपकी सिर्फ नजर में है। बहुत अच्छी बात है, हमको चाहिए, हमें बहुत
शदीद ज़रूरत है फंडिंग की, फेडरल गवर्नमेंट की, इंटरनेशनल डोनर्स की, हमारे बाकी फ्रेंडली कंट्रीज की, और इसके साथ साथ तैमूर साहब कतरा कलामी की माजरत, एक और चीज़ मैं आप यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। ये बात तो फिर आपसे मुतालिक भी कहा जाती है कि कराची से आपको वोट नहीं मिलता, इसलिए कराची में उतना तरक्याती काम नहीं होता। इंटीरियर सिंध ज़्यादा वोट देता है PTI को, पीपल्स पार्टी को, इसलिए पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध पे उतनी तवज्जो देती है जितनी कराची पे नहीं देती। जितनी भी हुकूमतें आज तक आई हैं, आप उनका अगर बजट चेक करेंगे तो कराची को जो बजट आज मिल रहा है वो बाकी हुकूमतों से ज़्यादा मिल रहा है। जब MQM पावर में थी वो मेकर्स और किंग मेकर्स और डूअर्स थे, उस वक्त भी इससे कम बजट था, तो हम उससे ज़्यादा मुहब्बे कराची हैं क्योंकि हम आज इनसे ज़्यादा बजट दे रहे हैं उनको। आज हम ज़्यादा सड़कें बना रहे हैं, आज हम बेहतर अस्पताल बना रहे हैं, आज आप अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, तो आप इसमें हमें क्रेडिट दे सकते हैं। इस पर हमारा बनस्बत उसके आप हमारे बात नहीं कर सकते। ठीक है, बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब समा से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची पहुंच रहे हैं। कराची के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म का बड़ा दौरा और एक बड़ा प्लान है जिससे बड़े शहर की किस्मत का फैसला भी होगा, जिसमें 800 अरब से ज़ायद के तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं। ये वो पैकेज है जिसका कराची वालों को इंतज़ार था और पीपल्स पार्टी इस लिहाज से तनकीद करिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सिर्फ कराची नज़र आ रहा है, सिंध के बाकी अजला, सिंध के बाकी इलाके नज़र नहीं आ रहे। अगर देखा जाए तो पूरा सिंध इस वक्त तबाही के दहाने पर है। बारिशों से जो सिंध का हाल हुआ है उसकी तस्वीर सबके सामने है। अब वज़ीर आज़म जब कल कराची पहुंचेंगे और अहम जगहों के दौरे करेंगे, उसके बाद देखना ये होगा कि ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध की किस्मत का आखिर क्या फैसला होता है, क्योंकि हर किसी की नज़रें इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर जमी हैं, तरक्याती मंसूबों पर। यह 802 अरब रुपए जो खर्च होंगे, देखना यह है कि ये सिर्फ खर्च होते हैं, इससे सिर्फ तब्दीली आती है या फिर ये सिर्फ महज बातें रहती हैं। 50 करोड़ रुपए हमारे लग चुके हैं यहाँ पर, हमने सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया मेरा शहर, सड़कें बनी नहर, टूटा है कहर, अब होता नहीं सबर, कोई तो लो खबर। ये हुकूमत है, ये हमारी जिंदगी खराब कर दी है पूरी, आंखें बांधे अंधे हैं वो लोग। कहाँ है हुकूमत? खाना नहीं है पेड़ में। ये उजड़ रहा है, बिखर रहा है, सिसक रहा है, बिलक रहा है। कराची तो अब वो कराची नहीं रहा, अफसोस होता है। बस अब कमान लो, इसे फिर संभाल लो। मिशन कराची। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर भी विफाक के हम आवाज कहते हैं कराची 10 अरब डॉलर्स का खर्च मांग रहा है। इस रकम से शहर कायद में ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, पानी और कचरे के मसाइल हो सकेंगे। गंदगी और आलूदगी के बायस कराची जनूबी एशिया का 5वां गंदा तरीन शहर बन चुका। तो पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर भी विफाक के हम आवाज कह रहे हैं कि कराची 10 अरब डॉलर का खर्चा मांग रहा है, यानी 10 अरब डॉलर से कराची बदल सकता है। इस रकम से शहर खाद में ट्रांसपोर्ट, सीवरेज, पानी और कचरे के मसाइल हल हो सकेंगे। याद रहे ये वो मसले हैं जिसे कराची वाले अरसे दराज से भुगतते आ रहे हैं। गंदगी और आलूदगी के बायस कराची जनूबी एशिया का 5वां गंदा तरीन शहर बन चुका है। बिलावल भुट्टो को विफाक के इकदामात से कराची में बेहतरी नजर आने लगी। कहते हैं उम्मीद है विफाक सिंध के साथ मिलकर काम करेगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए 800 अरब का मंसूबा बनाया है। ये भी कहा कि विफाक की हुकूमत इसे डबल कर दे तो कराची में इनकलाब लाएंगे। सिंध को पैसा ना देने के सवाल पर बिलावल ने कहा विफाक पैसा ना देने के बयानात रोके, ये किसी के बाप का पैसा नहीं, सिंध के आवाम का पैसा है। 3 नालों साफ करना सिर्फ से बात नहीं होगा, बहुत सा नुकसान हो चुका है। आवाम के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, एक मैसिव लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगा। PTI के नुमाइंदे और उनकी हुकूमत कह रहे हैं वो सिंध की कैपिटल के लिए तारीखी पैकेज लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे साथ देंगे, हमारे लिए फंड रेजिंग भी करेंगे। नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिल के चलेंगे।
कराची के लिए जो हमारा 800 बिलियन रुपीस का प्लान है, वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से हमने कुछ लोन्स लिए हैं। वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं तो क्या इनकलाब हम ले आ सकते हैं। कराची में उनके लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका वफाक चलता है। इनको इस किस्म की अब बयानबाजी फ़ौरन बंद करना चाहिए। पैसा हमारा फंसा हुआ है अदालतों में, ये हक है कराची के अवाम का, सबसे पहले हक है मलीर के अवाम का। उनका पैसा हमें निकाल के उन पर खर्च करना पड़ेगा। कराची में बारिश खत्म हुए हफ्ता गुजर गया, लेकिन बारिश के बाद उबलते गटर शहरियों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा लियारी का इलाका मुतासिर है, जहां गंदगी और गलाजत की वजह से बच्चे बीमार होने लगे। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। हालिया बारिशों के बाद कराची वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बारिश का पानी तो सड़कों से उतर गया, मगर इसकी जगह सीवरेज के गंदे पानी ने ले ली। सबसे ज्यादा लियारी काले पानी की सजा काट रहा है। काले पानी से गुजर रहे हैं हम पिछले हफ्ते से पूरे। यहाँ तक तो पानी था, गटर के पानी में से रोज गुजर रहे हैं, रोज काम पे जा रहे हैं, रोज अपना काम कर रहे हैं। सिंगू लैन, फूल पत्ती लैन, आगरा ताज समेत मुख्तलिफ इलाकों में गटर का पानी गलियों में बह रहा है, जिससे गुजरना महाल है। हमने MP MNA और इसको अपना नाइब नाजिम को पूछा, उन्होंने कहा हमारे हाथ में इख्तियारात नहीं है। हमने यहाँ वो जनाजे देखे हैं जो गाड़ी में रख कर जो ना मस्जिद तक गए, कंधा भी नहीं दे सके हम लोग उनको। सिर्फ लियारी ही नहीं, शहर के बेशतर मकामात पर सीवरेज का दम तोड़ता निजाम शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है, मगर महकमा बल्दियात कहीं मुतहर्रिक नजर नहीं आता। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची का शायद ही कोई इलाका ऐसा हो जहां सड़क सलामत है या वहां गंदा पानी ना हो। अलबत्ता ऐसे इलाके ज़रूर हैं जहां सड़कें भी टूट चुकी हैं और गंदे पानी की झील भी है। खुर्शीद आलम आपको सैर करवाते हैं। कहने को सनती इलाका, नाम भी शेरों वाला, मगर शेरशाह की सड़कें ऐसी हैं कि बड़ी बड़ी शेर जैसी गाड़ियों को भी बकरी बना देती हैं। खतरनाक गड्ढे यहाँ से गुजरने वालों का जोड़ जोड़ हिला देते हैं। हालिया बारिशों ने सीवरेज के जख्मी निजाम पर ऐसा नमक छिड़का कि खुदा की पनाह। गाड़ियाँ जो है हिचकोले खाती हुई यहाँ से जाती है, ऐसा लगता है कि बस जो है वो गिर जाएगी, बिल्कुल इस तरह से खड्ड में गिर जाती है। ऐसा लगता है कि बस अब गिरने वाली है। लावारिस की तरह पड़ा हुआ है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बोल आ रहा है कि बड़े बड़े पहले लोग जाते थे यहाँ से, अब यहाँ से पता नहीं कौन सी जगह से जाते हैं, यहाँ से जाते ही नहीं। बड़ा मुश्किलात है हम लोगों के लिए, ना कोई कारोबार कर सकता है। ये कार सारा जो है ना पेट्री वगैरह, कबाड़ी मार्केट है, सारा कारोबारी इदारे है, लेकिन यहाँ का जो है ना कोई पूछता भी नहीं है। साइट के इस इलाके में जो कारखाने हैं वो हर महीने करोड़ों रुपए टैक्स की मद में अदा करते हैं, मगर सहूलत एक धेले भी नहीं मिल रही। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची वालों ने वज़ीर आज़म से शहर के लिए बड़ा पैकेज देने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हालात पहले से मज़ीद ख़राब हो चुके हैं। वज़ीर आज़म के दौरे कराची से पहले लोगों के तासुरात आप भी जानिए। हमें वज़ीर आज़म साहब से बड़ी उम्मीदें थी कि आया चलो एक ऐसा बंदा आ रहा है जो लीडर है, मगर 2 साल का अर्सा गुजर गया, हम वहीं के वहीं खड़े हुए, मतलब कि बल्कि और बदतर हो गए, हालात बदतर हो गए। तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब से ये उम्मीद है कि कोई पैकेज दें कराची के लिए। कराची में हर गली, हर कूचा, हर मोहल्ला, यहाँ देखिए डिफेंस के लटन जो पोश इलाके हैं जहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, वहाँ भी पानी और गटर का मिलाप जो है वो सबको नज़र आ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म साहब जब आ रहे हैं, उनको कोई ऐसा फैसले करने चाहिए कि उस पर नज़र आए। अभी तक फैसले जो होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं कि भाई क्या कुछ हुआ। तो पानी का बहुत बड़ा मसला है और दूसरा ये है कि बिजली का बहुत बड़ा मसला है। ये 2 मसले, सीवरेज का बड़ा मसला है। तो 2-3 जो मसले हैं ना, अगर ये हल हो जाएं तो कराची जो है ना एक अच्छे शहरों में जो है ना शुमार होने लगेगा। बहरहाल ये कि उम्मीद तो रखनी चाहिए, ज़ाहिर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े अल्फाज नहीं, बल्कि एक छोटा सा लफ्ज़ जो इनकी अपनी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। अगर हम लोग इस मामले में कामयाब हो जाते हैं कि इंट्रोड्यूस करवा सकें निज़ाम इंसाफ, तमाम मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इसके लिए पहले समझना होगा इंसाफ होता क्या है। बस आएँ, कम अज़ कम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ बैठें, जो भी स्टेक होल्डर थे उनके साथ बैठें और एटलीस्ट ये कोशिश करें
कम से कम ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इन्फोर्स करा रहे हैं कि इस कैटास्ट्रोफिक कंडीशन के अंदर ही थोड़ा हमारा साथ दे दें। बिलावल भुट्टो के बयान पर तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेख जमान ने भी सवालात की बौछार कर दी। कहा, आसिफ अली जरदारी कैसे खरबपति बन गए? अयान अली और ओमनी का पैसा क्या किसी के बाप का था? बोले, तमाम इल्जामात के बावजूद सिंध के अवाम की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार हैं। मैं भी पूछना चाहता हूं कि बिलावल जरदारी, तुम्हारे बाप का पैसा जो अयान अली के अकाउंट से निकला है? बिलावल जरदारी बताओ, ये तुम्हारे बाप का पैसा जो ओमनी अकाउंट में है? बिलावल जरदारी बताओ, जो जाली अकाउंट्स के अंदर पैसा निकला है वो तुम्हारे बाप का पैसा है? आसिफ अली जरदारी खरबोपति कैसे हुए? बिलावल जरदारी मुझे बताओ कि आज तुम्हारे मिनिस्टर्स अरबपति कैसे हुए? बिलावल जरदारी बताओ, आज तुम्हारे MPs अरबपति कैसे हुए? बिलावल जरदारी बताओ, कराची के जो तुम्हारे जियाले मलिर के हैं वो अरबपति कैसे हुए? बताओ बिलावल जरदारी, तुम्हारे DMC के जो चेयरमैन थे वो आज करोड़ोंपति कैसे हुए? इस वक्त सूबे सिंध के अंदर कमीशन का रेट 60% चल रहा है, 60%। सो आई बिलीव एज लॉन्ग एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज इन पावर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, इस सूबे के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती, आप कुछ भी करें। ये सारे इल्ज़ामात होने के बावजूद भी हमने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ टेबल पर बैठेंगे। सिंध की आवाम की खातिर हम वज़ीर आज़म साहब के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि सूबे सिंध के हर शहर की फ़िक्र करनी है। आगे बढ़ते हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 10 रोज तक बारिश न होने की पेशगोई की थी, लेकिन शहर कैद में अचानक बादल उमड़ आए। शहर के कुछ इलाकों में हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई। क्लिफ्टन के कुछ इलाकों में धूप के दौरान बादल बरस पड़े। सदर, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे पर भी बादल बरसे, जबकि मलीर में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सबसे ज्यादा बारिश मोटरवे M9 पर नूरियाबाद में हुई। आपको बताएं कि लाहौर में मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश अंदरूनी शहर पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब ने बगैर प्रोटोकॉल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। करंट लगने के वाकयात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मॉनसून बारिश का तूफानी सिलसिला, बादल वक्फे वक्फे से कई घंटे बरसते रहे। कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी पानी कर दिया। सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश अंदरून शहर के इलाके पानी वाला तालाब में हुई। लक्ष्मी चौक में 154, एयरपोर्ट 128, गुलबर्ग और जौहर टाउन में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बादल बरसने से लोगों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये इसलिए आए थे कि भाई ये हमने इधर समंदर बनाना है, नहर बनानी है, दरिया बनाने हैं। ये क्या मकसद है? ये हुकूमत क्या कर रही है? कहाँ बैठी हुई है? किधर सोई हुई है? ये अजाब हो गया हमारे लिए, आना जाना घरों में, दफ्तरों में जाना। दफ्तर के लिए आ रहे हैं तो आगे पानी बताएं, आप ये देखें। बारिश के बाद वासा का अमला भी मुतहर्रिक हुआ और बेशतर इलाकों से पानी निकाल लिया गया। ये लक्ष्मी चौक है, सबसे मैक्सिमम पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और ये अगले 2 घंटे में हमने इसको क्लियर करना है। नकासी आब का जायजा लेने के लिए वजीर आला पंजाब मैदान में निकले। खुद गाड़ी चलाते हुए बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। पिछले साल यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी टीम सुबह से फील्ड के अंदर मौजूद है और सारे ऑफिसर यहाँ पे हैं। 160 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और इंशाल्लाह इसकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मुसलसल बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात भी सामने आए। इन हादसात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में 6 घंटे की बारिश ने कई इलाके डबो दिए। पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस रिपोर्ट में मजीद जानिए। सुबह 5:30 बजे बादल बरसे। देखते ही देखते लाहौर के कई इलाके डूब गए। ये है लक्ष्मी चौक के मनाजर, जो शहर के दरमियान एक गुंजान आबाद कारोबारी इलाका है। हाल खुद देख लें। नाभा रोड पर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। कस्टम हाउस समेत कई सरकारी दफातर घंटों पानी में डूबे रहे। लाहौर एयरपोर्ट के करीब बरकी रोड पर बारिशी पानी ने ट्रैफिक रोक दी। जौहर टाउन में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें तालाब बन गईं। अकबर रोड से वफाकी कॉलोनी तक कोई सड़क ऐसी नहीं थी जहां पानी जमा न हो।
गुलबर्ग में बारिश तो सिर्फ 100 मिलीमीटर बरसी, लेकिन जेरे तामीर अंडरपास ने शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। तामीराती काम के लिए खोदे गए गड्ढे पानी से भर गए। लोग परेशान हैं, आने जाने वाली हर गाड़ी खराब हो रही है इधर, इस चीज़ को देखना चाहिए। जिस टाइम से ये रोड बने हुए उस टाइम की मुसीबत, इसका सारा सेवरेज वगैरह सब कुछ बंद है। ये तो इनको चाहिए कि पहले इसका इंतजाम करें और कुछ कर लें। मुगलपुरा में भी 3 फीट पानी घंटों तक जमा रहा। और वासा ने लाहौर के तकरीबन 90% इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया है। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, जानेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, इस दफ़ा तो वासा ने बड़ी फुर्तियां दिखाई हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जो पहली दफ़ा जब बारिश हुई थी तो वो तकरीबन थोड़े अरसे के लिए हुई थी। इस दफ़ा तो तकरीबन 7.5 घंटे बारिश हुई है। 5:30 से लेके 1 बजे तक बारिश होती रही, लेकिन इसका एक जो फ़ायदा हुआ ये कि साथ साथ पानी निकलता गया। जब बारिश एकदम इकट्ठी होती है तो वाटर ज़्यादा जनरेट जब होता है तो उसकी वजह से मैनेजमेंट आसान नहीं होती। इस दफ़ा वासा को कुदरत ने भी उनका साथ दिया और जिसकी वजह से आसानी रही। इस वक्त लाहौर के 90% इलाके जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं और इनमें हर इलाके को क्लियर करने में वक्त मुख्तलिफ लगा। कहीं 45 मिनट में जो इलाका क्लियर हुआ पानी से, कहीं 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगा वो 3 घंटे लगा। इस वक्त लाहौर के 90% इलाके जो हैं क्लियर है, बल्कि हो सकता है शायद इससे भी ज़्यादा क्लियर हो चुके हों। और आगे जो सूरत हाल नज़र जो आ रही है कि आगे कोई इतनी ज़्यादा बारिश का इम्कान नहीं, तो ये कल तक मज़ीद सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो सकती है, क्योंकि आगे जो अगर बारिश नहीं होती तो बहुत सारा जो पानी है खुद इवेपोरेट हो जाएगा। लुकमान, आपका बेहद शुक्रिया। मसीहा खुद बन जाएं तो सारी तदबीरें उल्टी हो जाती हैं। बदकिस्मती है, सिंध पुलिस भी कराची में कुछ ऐसे ही गुल खिला रही है। मंशियात से पीछा छुड़ाने के लिए औरंगी टाउन में बहाली मरकज़ तो बना दिया गया, मगर वहाँ डॉक्टर है ना दवा, बल्कि खुलेआम मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। बस इलाज के नाम पर मंशियात के आदी अफराद को नहला दिया जाता है। यकीन नहीं आता तो खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। अहमद रहमान खान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम हरियाणा कॉलोनी है, औरंगी टाउन सेक्टर 10 का ये इलाका है, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये सरकारी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, अब उसको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन फैसल लगाई अगर आपको दिखाएं कि बाकायदा जो है वो सिंध पुलिस ने जो है वो इसको अब टेक ओवर कर दिया है। जी सर, सिंध पुलिस के ज़रिए इंतजाम है। गुलाम नबी मेमन साहब हैं, एच.ओ. साहब अब्दुल खालिक अंसारी साहब हैं, उनके ज़रिए इंतजाम चल रहा है ये सारी चीज़ें। लिखा हुआ है सिंध पुलिस मरकज़ बहाली रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ये सिंध पुलिस की जानिब से जो है ये बनाया गया है रिहेबिलिटेशन सेंटर। इसमें जो है वो हम आए हैं और आपको दिखाते हैं कि जी रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या सहूलियात जो हैं वो दी जा रही हैं। ये एक लॉकअप जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा फैसल को मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे आएँ। तो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में ना तो जो ये दरवाजे हैं, ये नमाज़ पढ़ने की जगह, ना तो खिड़कियाँ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। नहीं है, अभी लगेंगे, अभी सब कुछ होएगा सर। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर का हाल है कि आज़ादाना जो है वो नशे का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन फैसल लगाइए, आपको दिखाएं। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो नशा इस्तेमाल किया जा रहा है और रिहेबिलिटेशन सेंटर के कमरे हैं जी ये। और रिहेबिलिटेशन सेंटर का ये हाल है कि नशा जो है वो अंदर खुद आज़ादाना तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे हम बात भी करते हैं। कौन कौन सा नशा किया जाता है यहाँ पे? शीशा और क्रिश पे नशा किया जाता है, आइस और क्रिश पे नशा किया जाता है। तो आइस तो बहुत महंगा है, वो कैसे ख़रीदते हो? यहाँ मेहनत करते हैं, बाहर किचरे चूनते हैं, ये वो फिर हम ले लेते हैं। कितने का ख़रीदते हो आइस? 200 रुपये की। कितनी आती है 200 रुपये? थोड़ा सी आती है बस। एक टाइम की हो जाती है? एक टाइम की। कब से नशा कर रहे हो? ये तकरीबन 2.5 साल हो गए, 2.5-3 साल। खरीदते कहाँ से हो? यहीं मिलती है, खरीदते हैं, यहीं से मिलते हैं, खरीदते हैं हम। हाँ यहीं खरीद। तो यहीं आके पी लेते हो? हाँ वहीं से लेके बाहर। यहीं करीब में मिल जाती है भाईजान? जी हाँ, यहाँ से मिलती है, रोड पे गली में जो देता है फिर उसे लेके हम लोग पी लेते हैं। नशा क्या करें, मजबूरी है, फंस गए हम लोग। छोड़ने के लिए आते हैं नशा? छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये अस्पताल बने, तैयार हुए, डॉक्टर आ जाए, दवाई गोलियाँ मिले।
डॉक्टर आते हैं, दवाई गोलियाँ मिले। रिहेबिलिटेशन सेंटर में ही आज़ादाना तौर पर जो है वो नशे का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। आए आपको दीगर कमरे जो है वो दिखाते हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में किस तरह जो है वो इलाज किया जा रहा है। कि आप थोड़ा सा हमें ये बताएं, आप यहाँ पे पुलिस अफसर हैं, अभी कोई दवाइयाँ वगैरह हैं तो दिखाएं हमें। नहीं, अभी कोई दवाई वगैरह नहीं है हमारे पास, डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। और जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, वो कहते हैं हमारे को अलग कर दो। तो वो ये लोग हैं जो उनको अलग किया हुआ है, वो खड़े हैं, वो मौजूद हैं। वो ना दवाइयाँ हैं ना डॉक्टर है, तो आप कैसे नशा छुड़वा रहे हैं? उनको छुड़ाने को उनको नहाने से जो है ना, कम अज कम 2 दिन को 3 दफ़ा उसको नहलाया जाए तो 10-15 दिन के अंदर नफा ऑटोमेटिक छूट जाता है। पुलिस ने इसको टेक ओवर किया, हमारे एडिशनल आई साहब हैं गुलाम नबी मेमन साहब, इन्होंने इसका बेड़ा उठाया, इसके सरपरस्त हैं, उन्होंने इसको बनवाया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये 500 लोग यहाँ पर मंशियात इस्तेमाल किया करते थे बकौल इलाके वालों को। ठीक है, नहीं अभी तो 100-150 लोग हैं ना, अभी इनको रोका गया, बाकी तो सब भाग गए। यहाँ मैंने देखा कि ये अभी भी बैठे हुए हैं और यहाँ नशा भी चल रहा है। तो असल चीज़ जो है, जैसे मक्खियाँ मारने से मसला हल नहीं होगा जब तक वो गन नहीं हटाओगे। तो गन अभी भी है, ये लोग नशा करते हैं, कहाँ से लाते हैं? तो जब तक वो जिम्मेदारों को और जो मौत के सौदागर हैं उनको नहीं पकड़ा जाए ना, तो मसला इससे हल नहीं होगा। इसी बारे में बात करेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है, बताएगा आखिर पुलिस की नाक तले हो क्या रहा है? आला हुकाम की तवज्जो इस जानी मबजूल करवाने की कोशिश की गई? जी देखिए, बड़ी ताज्जुब की बात है कि पुलिस जो कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयां करती दिखाई देती है, उन्हीं के नाक के नीचे ये तमाम न सिर्फ मंशियात फरोख्त हो रही है बल्कि मंशियात का आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पुलिस का रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो कि हरियाणा कॉलोनी औरंगी टाउन 10 नंबर में वाक़ है। वहां पर जब हम गए तो तकरीबन एक साथ कोई 150 से 200 से जायद जो है वो मंशियात के आदि अफराद आज़ादाना तौर पर नशा इस्तेमाल कर रहे थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि मंशियात यहाँ पे फरोख्त भी की जाती है, तो उनका कहना था कि बिल्कुल इसके अतराफ जो है वो मंशियात फरोख्त जो है वो फिर रहे हैं, मंशियात आराम से जो है वो बेचते हैं और वो यहाँ पर आकर मंशियात इस्तेमाल करते हैं। तो ताज्जुब की बात है कि पुलिस की नाक के नीचे ये तमाम तर कारोबार जारी है, न सिर्फ मंशियात के बिकने का बल्कि उसको आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने का भी। लेकिन आला अफसरान बड़े खामोश हैं और इस हवाले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इस पर तो आला अफसरान से भी सवाल होना चाहिए कि आया ये कैसा रिहेबिलिटेशन सेंटर उन्होंने कायम किया है, और न सिर्फ कायम किया है बल्कि उसको तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही कि उस इलाके में मंशियात का इतने बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा रहा है। ठीक, अहमद हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को लाया जाता है इलाज के लिए, लेकिन इलाज के बजाय जो उन्हें सहूलियात दी जाती हैं वो इन मनाजिर में आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अहमद, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा नामंजूर कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इल्ज़ामात के जवाब में पेश करदा वजाहतें तसल्ली बख्श हैं। आसिम सलीम बाजवा काम जारी रखें, तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आसिम सलीम बाजवा विफाकी काबीना में बदस्तूर शामिल रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा नामंजूर करके 2 टोक फैसला सुना दिया। गोया मुआवने खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात अब कहीं नहीं जा रहे। आसिम सलीम बाजवा ने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आसिम सलीम बाजवा ने जो सबूत और वजाहत पेश की वो उससे मुतमईन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें बतौर मुआवने खसूसी काम जारी रखने की हिदायत की। आसिम सलीम बाजवा ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट पैगाम में तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद किए थे और तफसीली वजाहत के साथ मनी ट्रेल भी दी थी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बतौर मुआवने खसूसी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। आसिम बाजवा का कहना था कि वो चाहते हैं कि उनकी पूरी तवज्जो सी-पैक मंसूबे पर हो। अब इस्तीफ़ा नामंजूर होने पर उन्हें बदस्तूर दोनों ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाते रहना होंगी। सियासी पंडितों के मुताबिक इस सारी पेशरफ्त ने मुखालफिन की चाय की प्यालियों में आने वाले उबाल ठंडे कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक सहाफ़ी की रिपोर्ट पर आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफे को दाल में कुछ काला करार दे दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लोग मुंतजिर हैं कि इस पर जीआईटी कब बनती है, गिरफ्तारी कब होगी। जो ये सबसे लेटेस्ट स्टोरी है जो अहमद नूरानी साहब ने छापा, अगर इस्तीफ़ा दिया गया है तो फिर हम इसको ऐसे देखते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि दाल में कुछ काला है। और अगर हमारे ऊपर न्यूज़पेपर स्टोरीज की बुनियाद पे JITs बनते हैं तो लोग सवाल पूछेंगे कि दूसरे के लिए JIT कब बनेगा, उनका गिरफ्तारी
कब होगा। ईसीसी ने 2 दिन पहले के इलेक्ट्रिक को ₹1.09 फी यूनिट बिजली महंगी करने की इजाज़त दी थी और आज के इलेक्ट्रिक ने कीमत में ₹1.54 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी। इस्लामाबाद से देखिए वहाब कामरान की ये रिपोर्ट। ₹1.09 से काम नहीं चलेगा, बिजली मजीद महंगी की जाए। के इलेक्ट्रिक कराची वालों को बिजली का एक और हाई वोल्ट झटका लगाने को बेकरार। नेपरा से कीमत में ₹1.54 फी यूनिट इजाफे का मुतालबा कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अथॉरिटी की जानिब से मंजूर करदा 298 अरब रुपए की सरमायाकारी में मजीद 143 अरब 86 करोड़ रुपए का इजाफा किया जाए। इसके अलावा सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह भी 17% से बढ़ाकर 41.94% मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है, यानी 2 गुना से भी ज्यादा इजाफे की ख्वाहिश। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 16 सितंबर को करेगा। इससे पहले बुध को इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की मद में भी के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.09 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी थी, जिसकी काबीना से तौसीक बाकी है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में इजाफा हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। दरियाए जहलम और दरियाए सिंध का पानी आबादियों में दाखिल हुआ तो पाक फौज के जवान मुतासरीन की मदद को पहुंच गए। तूफानी बारिशों के बाद दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध बिफर गए। नदी नालों में तूफानी की सूरत हाल। दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। खुशाब में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आए तो मुश्किल घड़ी में पाक फौज के जवान मदद को पहुंचे। नवाही इलाकों से मुतासरीन को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दरियाए सिंध के किनारे हेड तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तहसील अलीपुर में हंगामी सूरत हाल के पेश नजर हिफाजती बंदों पर भारी मशीनरी और अमला तैनात कर दिया गया। लैया में बेटगजी के मकाम पर करीबी आबादी को महफूज रखने के लिए इक़दामात कर लिए गए। चांचड़ा शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब से कई देहात मुतासर। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत नक़ल मकानी पर मजबूर हो गए। सक्खर और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने पर तोड़ीबंद में शगाफ पड़ने के खदशात में इजाफा हो गया। स्वात में तूफानी बारिश और आसमानी बिजलियां गिरने से तिराद दरा में तबाही मच गई। पीरजान की बेटी और बेटे समेत खानदान के 7 अफराद रेले की नजर हो गए। कयामत के सैलाब का अहवाल जानते हैं शहाबुद्दीन की इस रिपोर्ट में। तिराद दरा में बिजलियां गिरी तो लोगों के घर बार तबाह हो गए। गरीब मेहनतकश पीरजान का घर भी सैलाबी रेला की जद में आकर बह गया। قیامت روز و بس سمندلی ما خوی زو تم تو قام چماویسی وای چماویسی ما یادم بچه کوم لیوانا شو ما 27 और 28 अगस्त की रात को होने वाली खौफनाक बारिश और सैलाबी रेला अपने साथ पीरजान की एक बेटी, 2 बेटे और 3 पोते पोतियां भी बहा ले गया। पीरजान के बड़े बेटे बख्शेरवान की तो दुनिया ही उजड़ गई। एहलिया और 2 बच्चों की मौत का गम कैसे बुलाएं। हमारा 2 बच्चे हैं और एक बीबी है और 2 भाई है और एक बहन है। ये पूरा क़यामत का मंजर है। ये हमारा घर पूरा तबाह हो गया। गांव के मुताद्दिद मकानात, मस्जिद और स्कूल, सड़कें सभी कुछ सैलाबी रेलों में बह गई। पथरीले और दुश्वार गुजार रास्ता तय करके समा की टीम मुतासिरा गांव पहुंची। इसके सामने जो भी आ रहा था उसको घरें थी, खेतें और मस्जिद, स्कूलें, जो भी इसके सामने आया तो उसी टीम एक क़यामत की निशानी थी। मुतासिरीन कहते हैं सैलाब ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। जिंदगी की बहाली के लिए हुकूमत फौरी मदद करे। तिराद दरा में सैलाबी रैली ने जहां तबाही मचा दी, वहीं बख्शेरवान के खानदान के अरमानों को भी बहा कर ले गया। मुतासिरा खानदान किसी मसीहा का मुंतजर है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। और कराची की मलीर नदी में डूबने वाले एक नौजवान का अब तक कुछ पता न चल सका। राजा की 2 बहनें अपने इकलौते भाई की तलाश में दर बदर घूम रही हैं। साद साबरी की रिपोर्ट। कराची की मलीर नदी हालिया बारिशों में कातिल का रूप धार गई। इन बहनों का एक ही भाई था
जिसे मलीर नदी अपने साथ बहा ले गई। राजा की तलाश में दोनों बहनें रोज नदी किनारे आती हैं कि शायद भाई का कुछ पता चल सके। मेरे भाई और मेरे भांजा थे, वो सलन मोहम्मद गोड में गए थे नहाने के लिए कि पता नहीं देखने के लिए, हमें नहीं पता, लेकिन वो उसमें गिर गए हैं और मेरे भांजे की लाश मिल गई है और मेरे भाई की नहीं मिल रही। हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगाए लेकिन कहीं नहीं मिल रही। मेरे भाई को ढूंढने में हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं। नुमान की लाश तो मिल गई मगर राजा का सुराग ना मिलने पर बहन गम से नढाल है। पुलिस को भी बताया, सबको बताया, किसी ने भी अभी कोई जवाब नहीं दिया उसका भी, कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं, कुछ भी नहीं। घर वालों की आंख का तारा। राजा का 12 दिन गुजरने के बाद भी कुछ पता न चल सका। अहले खाना ने हुकूमत से ताउन की अपील की है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ साबरी, समा, कराची। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं नवी जमात से ऊपर की क्लासेस में तदरीसी अमल 15 सितंबर से शुरू होगा। मुआवने खुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल ने कहा कि आधे बच्चे एक दिन और आधे दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। वो फाइनल 7 तारीख को होंगे, लेकिन SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। मुल्क भर में तालीमी इदारे कब खुलेंगे? वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने तफसीलात कौम को बता दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 15 सितंबर को नवी जमात से हायर क्लास और एक हफ्ते बाद छठी जमात से 8वीं तक तदरीस बहाल करने की तजवीज़ आई है। अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते जिससे बच्चों की सेहत जो है उस पर कोई खुदा न खास्ता असर पड़े। उन्होंने एतराफ़ किया कि पाबंदियों से कम फीसों वाले स्कूलों को नुकसान हुआ। स्कूलों को कोर्स वर्क को मुख्तसर करने की तजवीज़ भी दी। पिछले 6 माह में बच्चों की तालीम को बहुत हर्ज हुआ है। इस्लामाबाद में भी कर रहे हैं और सुबह से भी सिफारिश होगी कि जब बच्चे स्कूल में वापस आएँ तो उनकी टेस्ट थोड़ा सा करें कि देखें कि क्या लर्निंग लेवल्स में कितना फ़र्क पड़ा है और उसके मुताबिक अपने जो प्रोग्राम हैं वो बनाएं। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा क्लासों के साइज को छोटा रखा जाएगा। आधे बच्चे एक दिन और आधे बच्चे दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। साबुन और पानी से हाथ धोना और या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, दोनों में से जो भी चीज़ आपके लिए मुमकिन हो उसको अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी होगा। जो बच्चे अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है या वो बीमार हैं तो उनको इस पहले मरहले में स्कूल ना भेजिए। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना से बचाव में उस्ताद का किरदार अहम होगा। मुतासरीन की तादाद में इसी तरह कमी होती रही तो आइंदा साल से तालीम और इम्तिहानात का पुराना शेड्यूल बहाल हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। अब देखते रहिए समा।